Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स सीरीज का वो मैं बताना चाहूँगा। और आज मैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ाने वाला हूँ दैट इज बैंकिंग इन इंडिया। एक्चुअली इसमें जो आज की जो वीडियो है उसमें मैं फैक्ट्स वगैरह बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज इसमें कि मैं मॉनेटरी पॉलिसीज आपको बताऊँगा जो कि ज़्यादा कंसेप्चुअल है। ये नेक्स्ट वीडियोस की मैं बता रहा हूँ। मॉनेटरी पॉलिसीज, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, ये सारी जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो मैं सब नेक्स्ट वीडियो में आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं बैंकिंग इन इंडिया की एक फैक्चुअल चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं चाहता हूँ कि वो आप सबको बता दूं सो दैट कि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। और नेक्स्ट में जितनी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो आज की वीडियो में बैंकिंग इन इंडिया में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं बैंक्स को लेकर के जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको जानना चाहिए कि जो इंडिया में फर्स्ट बैंक टू बी ओपनड वाज, जो पहली बैंक थी इंडिया में, जो फर्स्ट बैंक जो कि ओपन हुई थी दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये आपकी ओपन हुई थी कब? 1770 में, बट इट वाज क्लोज्ड बिकॉज इट फेल्ड अराउंड 1832 के अराउंड ये फेल हो गई थी। कहीं कहीं 1829 भी है, बट वही आप लेके चलो 1830 के अराउंड ये फेल हो गई थी ये बैंक। ठीक है, दिस बैंक फेल्ड। फिर सेकेंड बैंक जो आई दैट वाज जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया ये खुली थी आपकी 1786 में, और ये भी फेल हो गई। इट ऑल्सो क्लोज बिकॉज इट ऑल्सो फेल्ड। ये भी फेल हो गई, ये फेल हो गई थी आपकी 1791 में, मतलब खुलने से 5 साल में ये फेल हो गई थी। वहीं अगर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को देखो तो अराउंड वो 60 साल चली थी। उसके बाद अभी जो ओल्डेस्ट, चलिए ये तो ओल्डेस्ट बैंक है जो कि फेल हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं अभी ओल्डेस्ट एक्सिस्टिंग बैंक कौन सी है। ठीक है, जो अभी तक एग्जिस्टेड है, चलिए आप लोग गेस मारिए क्या हो सकती है। ओल्डेस्ट एक्सिस्टिंग बैंक जो अभी तक एग्जिस्ट है और ओल्डेस्ट। चलिए गेस करिए आप सब क्या हो सकती है। इट इज द एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, हालांकि इसका नाम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, पर स्टिल ये ओल्डेस्ट एक्सिस्टिंग बैंक किस तरह मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले बैंक थी जो खुली थी दैट वाज बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता इट वाज ओपनड इन 1806, सॉरी 1806, और इसे रीनेम कर दिया गया था। इट वाज रीनेम्ड टू बैंक ऑफ बंगाल 1809। ठीक है, ये एक बैंक हुई। फिर एक दूसरी बैंक खुली थी बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ बॉम्बे ये कब खुली थी? 1840 में। और एक तीसरी बैंक थी जो थी बैंक ऑफ मद्रास। विजिबल है, ये खुली थी आपकी 1843 में। तो ये तीन बैंक थे। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में जिसका रीनेम कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि ओपन हुई थी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो ये तीन बैंक को मर्ज करके these three banks were merged। थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूँ पहले, लेट मी रब दिस थिंग्स। आई होप आप सबको ऊपर जनरल बैंक और जनरल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में समझ में आ गई। ठीक है, अब ये तीनों बैंक जो है ये मर्ज होके बनी थी, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल को बैंक ऑफ कोलकाता भी बोल सकते हो। ये तीनों मर्ज होके क्या बन गई थी? मर्ज टू बिकम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये मर्ज होके क्या बन गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब मर्ज होके बनी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? 1921 में।
ये जो तीनों बैंक थी ये 1921 में मर्ज होके क्या बन गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है एसबीआई में बन गई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई इन 1955 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया और 1955 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेशनलाइज्ड। और फिर 1959 में आई हमारी आरबीआई एसोसिएट्स एक्ट, सॉरी एसबीआई, आरबीआई नहीं, एसबीआई की बात हो रही है अभी। एसबीआई एसोसिएट्स एक्ट, इट केम इन 1959। तो इट इज द हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए हम लोग स्टेट बैंक को क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट एक्सिस्टिंग बैंक, जो कि अभी एक्सिस्ट कर रही है। क्योंकि बैंक ऑफ कोलकाता देखो कब खुली थी, 1806 में ही खुली थी और अभी तक वो एसबीआई, हालांकि वो ट्रांसफॉर्मेशन में गई, पहले बैंक इंपीरियल, पहले वो मर्ज हुई बैंक ऑफ बंगाल, सॉरी बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास से, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी मर्ज होकर के, फिर नेशनलाइज हुई तो एसबीआई बन गई। सो और वो एसबीआई जो 1955 में नेशनलाइज होकर बनी। इसकी जो आप हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हो 1806 से, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं, ये तो बात होगी एसबीआई की हिस्ट्री, जो ओवरव्यू दे दी बैंकिंग की। अब बढ़ते हैं लोग आरबीआई के बारे में। आज मैं सिर्फ फैक्चुअल चीजें कुछ बता दूंगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया, मैंने जितनी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के, चाहे रिवर्स रेट हुआ, रिवर्स रेपो हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, सीआरआर हुआ, कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं, एसएलआर हुआ जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, वो एसएलआर हो गया। ये सारी चीजों को मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितनी कॉन्सेप्चुअल चीजें, आज बस फैक्चुअल चीजें बता देता हूँ मैं। आरबीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसके गवर्नर कौन है, करेंट गवर्नर कौन है, चलो बताओ, कमेंट करना आप सब, करेंट गवर्नर कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, करेंट गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास, शक्तिकांत दास जिसे हम बोल सकते हैं, शक्तिकांत दास अभी करेंट गवर्नर है आरबीआई के। और चलिए अब चलिए आरबीआई की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो आरबीआई एक्ट जो है ये इनेक्ट किया था बाय ब्रिटिशर्स, इट वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने आरबीआई एक्ट को इनेक्ट किया था कब, 1934 में। ठीक है, ओब्वियसली 1934 में ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने आरबीआई एक्ट इनेक्ट किया। ठीक है, 1934 में। उसके बाद आरबीआई वाज established इन कलकत्ता। कलकत्ता में आरबीआई को एस्टेब्लिश कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 को। और उस समय जब इसे एस्टेब्लिश किया गया तो उसके गवर्नर कौन थे आरबीआई के, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आप बोल सकते हैं उसे। और अभी प्रेजेंट कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, उसके बाद आरबीआई कलकत्ता में स्टेब्लिश हो गई 1935 में। और ये एक्ट हुआ था पास 1934 में और स्टेब्लिश कब हुई 1935 में कोलकाता में विद फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर इसे परमानेंटली कहाँ मूव कर दिया गया, मुंबई। मुंबई से कब मूव किया गया परमानेंटली, परमानेंटली मूव हो गया हमेशा के लिए मुंबई, फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। इसे परमानेंटली कब मूव किया गया, मुंबई, इन 1937। 1937 में आरबीआई मुंबई मूव हो गया था। और इसे फिर नेशनलाइज कब किया गया, इंडिपेंडेंस, दैट इज 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया एंड इट बिकम द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो ये आरबीआई की हिस्ट्री थी, आई होप आप सबको समझ में आई। और आरबीआई के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। जो मेन बोर्ड है और चार लोकल बोर्ड्स भी हैं इसके, इन ऑल द 4 डायरेक्शन, 4 लोकल बोर्ड्स हैं। नॉर्थ में हो गया आपकी दिल्ली में, ठीक है, साउथ में हो गई चेन्नई में, और आपकी ईस्ट में हो गई कोलकाता में,
और वेस्ट में हो गई मुंबई में। तो मुंबई में इसकी एक लोकल बोर्ड भी है और मुंबई में इसकी मेन बोर्ड भी है, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो ये था आरबीआई का हिस्ट्री। और आरबीआई का सिंबल क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस पे से, सिंबल ऑफ आरबीआई इज टाइगर एंड पाम ट्री। अगर आप कभी आपने देखा होगा तो उसे ऐसे करके एक पाम ट्री है, उसके बगल में यहाँ पे टाइगर बना हुआ है, ये आरबीआई का सिंबल है। अगर आप देख सको, नेट पे सर्च करके देख सकते हो। सो दिस इज द सिंबल ऑफ आरबीआई। तो आई होप आपको आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल गई। तो ये थी। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आप सब पढ़ते होंगे, किस प्राइम मिनिस्टर के अंडर हुआ था? दैट वाज इंदिरा गांधी। थोड़ी सोशलिस्ट नेचर की थी इंदिरा गांधी, इसलिए उन्होंने काफी सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया था। सबसे पहले उन्होंने 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया, और उन्हीं बैंकों ने नेशनलाइज किया जिनका डिपॉजिट किससे था। 1969 नेशनलाइज 14 बैंक्स हुए थे डिपॉजिट मोर देन 50 करोड़। जिन बैंक्स का डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा था उसको इन्होंने नेशनलाइज किया, दैट इज 1969 में 14 बैंक को। फिर जब ये वापस इनकी गवर्नमेंट बनी 1980 में, तो फिर से इन्होंने 6 बैंक को नेशनलाइज किया जिनका डिपॉजिट कितना था, वो मोर देन 200 करोड़। ठीक है, वो छह बैंकों ने नेशनलाइज किया, उनका डिपॉजिट कितना था, मोर देन 200 करोड़। अब चलिए एक बार बैंक्स को भी देख लेते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं। तो पहले जो 14 बैंक हैं उनको डील करेंगे। तो मैं कैसे थोड़े अच्छे से अंदाज में बताता हूँ, आपको याद भी करने में थोड़ा आसानी हो। तो बैंक ए से एक बैंक था, दैट वाज इलाहाबाद बैंक। बी से 3 बैंक थे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बी से 3 बैंक थे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी से फिर 2 बैंक थे, एक था तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक था कनारा बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट वाज कनारा बैंक। फिर डी से एक बैंक था, देना बैंक। तो ये आप ABCD करके 1321 1321 321 करके याद कर सकते हो। ए से इलाहाबाद बैंक, बी से 3 थे, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा एंड महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी से 2 बैंक थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कनारा बैंक। डी से एक बैंक था, देना बैंक। उसके बाद आपका आई से 2 बैंक थे, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। यू से आपके 3 बैंक थे, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे यू से थे। फिर एस से एक बैंक था, दैट इज सिंडिकेट बैंक। और पी से हमारा एक बैंक था, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, PNB। तो ये 14 बैंक थे, आप देख सकते हो। देखो 3 1 4 2 6 1 7 7 2 9 3 12 13 14। ये 14 बैंक उन्होंने कब नेशनलाइज की थी, 1969 में। तो आप ABCD करके याद कर सकते हो, फिर SP करके यहाँ पे याद कर सकते हो एक एक। और आई और यू भी, आई और यू से, आई से 2 थे, यू से 3 थे। थोड़ा डिफिकल्ट है, पर फिर भी ऐसा मैंने एक ऑर्डर में कर दिया कि थोड़ा सा कुछ तो आइडिया लगेगा, आपको याद रहेगी ये चीज। सॉरी, ये थी 1969 में जो नेशनलाइज हुई थी। अब देखते हैं उन बैंक्स की जो, देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो 1980 में, जो 6 बैंक 1980 में नेशनलाइज हुए थे। 6 बैंक जो 1980 में नेशनलाइज हुए थे, उनके लिए एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। वो ट्रिक है AC ऑन VIP। VIP, ACON, B और I नहीं, VIP। तो VIP है तो AC ऑन है, ऐसे याद कर सकते हो, AC ऑन VIP। AC किस पे है, VIP के ऊपर। VIP रहती है तो AC ऑन हो ही जाती है, आप सब जानते हो ये चीज। अब देखो A से क्या है, आंध्रा बैंक। ठीक है, C से क्या है,
कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। ओ से क्या है, एसी ऑन, ओ से क्या है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। एन से क्या है, एसी ऑन, एन से क्या है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। और जो ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इसे मर्ज कर दिया गया था, इट वाज मर्ज्ड टू पीएनबी इन आई थिंक 1993, यस 1993 में इसे पीएनबी से मर्ज कर दिया गया था। ये हो गया एसी ऑन। अब वीआईपी से, बी से क्या है, विजया बैंक। और जो वीआईपी का पी है, पी से कौन सा, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आई होप आपको याद रहेगा। एक तो उसमें ये ए बी सी डी, और आप आई से 2 थे, यू से 3 थे, एस और पी करके याद कर सकते हो एसपी से। और इसमें 6 जो बैंक्स हैं उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एसी ऑन वीआईपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पे जो कुछ फैक्चुअल चीजें तो मैंने बता दिया आपको, सारे बैंक्स के भी नाम बता दिए, कुछ ट्रिक्स भी बता दिए आपको याद रखने के लिए। तो कभी कभी ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कब क्या पूछ दे यूपीएससी समझ में नहीं आता है, और कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये सब फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी ध्यान में आपको रखनी चाहिए क्योंकि सिलेबस से है। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में, देख लिया हिस्ट्री, देख ली बैंकिंग ऑफ इंडिया की, एसबीआई के बारे में देख लिया, आरबीआई के बारे में देख लिया। टाइप्स ऑफ बैंक, तो जनरली जो बैंक्स होते हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज कमर्शियल बैंक, सेकंड वन इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि स्मॉल फाइनेंस करती है, नाम से पता चल रहा है। पेमेंट्स बैंक, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिपॉजिट कम होगा एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक। फिर नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारे कमर्शियल बैंक। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट उतना हम लोग ध्यान स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक पे नहीं देंगे। ओवरऑल आपको टाइप पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 3 टाइप होते हैं, पहले पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर फॉरेन। दैट इज सॉरी, कमर्शियल बैंक जो होते हैं 3 टाइप, पब्लिक कमर्शियल बैंक, प्राइवेट कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन कमर्शियल बैंक। अब पब्लिक कमर्शियल बैंक उन बैंक्स को बोलेंगे जिसमें 51% स्टेक किसका, गवर्नमेंट का, एटलीस्ट 51% स्टेक गवर्नमेंट का है। प्राइवेट बैंक उनको बोलेंगे जिसमें एटलीस्ट 51% स्टेक किसका है, प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट हैंड्स में एटलीस्ट 51% बैंक। और फॉरेन बैंक उनको बोलेंगे जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉरेन में है, हेडक्वार्टर इन फॉरेन। तो ये कमर्शियल बैंक्स के 3 टाइप्स हैं, आपको समझ में आएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानने के लिए जान लो। कोऑपरेटिव बैंक के भी 2 टाइप हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन एरियाज में, और नेक्स्ट वन इज रूरल कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरियाज में, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ बैंक। एक और टाइप होता है आरआरबी, जो आप जान लो क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक। जिसका एस्टेब्लिशमेंट का हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये था टाइप्स ऑफ बैंक। तो इतने फैक्चुअल चीजें आज की वीडियो के लिए इनफ थी, आई होप आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कराऊंगा मैं, सारी चीज मॉनेटरी पॉलिसीज की काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे के, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट्स आपके ये सबको लेके क्लियर हो जाएंगी। तो ये फैक्चुअल चीजें मुझे लगा पहले बता देता हूँ, दैट कुड बी हेल्पफुल। और ये सब फैक्चुअल चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लो, एक बार वीडियो को देख लो तो अच्छी आपकी हेल्प ही होगी। सो that is all for today. I hope you understand everything. Please do like, please do share, please do subscribe. काफी मेहनत लगता है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। डू ज्वाइन इन द नेक्स्ट वीडियो, जरूर देखें जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी की सारी कॉन्सेप्ट्स मैं अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।